हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के 20 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं, सेशन की करें शुरुआत हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाऊं उससे पहले, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी एचसीएस एग्जाम की, तो आपके लिए स्टार IQ एप्लीकेशन पे आधारशिला नाम का बैच है, आप इस बैच के साथ में जा सकते हैं। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटी मेंस एग्जाम की तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं द्रोणाचार्य बैच के अंदर। आपका जो पहला सवाल है आज का, वो क्या रहेगा कि हरियाणा में डिजिटल जनगणना साल 2026 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कब तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि हाउस लिस्टिंग फेज जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस जो है हरियाणा में स्टार्ट होगा 1 मई से लेकर 30 मई 2026 तक ही रहने वाला है। डिजिटल जनगणना है, पहली बार ऐसा हो रहा है, या देश की पहली बार है, हरियाणा की पहली बार है जिसमें डिजिटल जनगणना होगी। हरियाणा के लिए 1966 में राज्य गठित के बाद में हरियाणा की ये छठी जनगणना है, क्योंकि इससे पहले 5 हो चुकी है। अगर आप लोग देखें तो 1971 में हुई थी हरियाणा के लिए पहली, फिर उसके बाद में 1981 में हुई थी, फिर 1991 के अंदर हुई थी, फिर 2001 के अंदर हुई, और उसके बाद 2011 में हुई। ये तो ठीक 10-10 साल के बाद में अंतराल में होती गई थी, लेकिन 2021 में होनी चाहिए थी। कोविड की वजह से जो है ये नहीं हुई, कुछ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आ गया था, तो अब ये हो रही है 2026-27 की। 27 में इसका अपडेट आएगा सारा कंप्लीट आपका। हाउस लिस्टिंग फेज जो है वो हरियाणा में 1 से 30 मई तक चलेगा आपका। सेल्फ जो गणना है, सेल्फ एम्यूनेशन की बात करते हैं, तो नागरिकों को खुद का विवरण ऑनलाइन भरने का भी विकल्प दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोई आपसे पूछने, आप अपने आप भी अपना पूरा विवरण भर सकते हैं। 16 अप्रैल 2026 से ये वाली चीजें स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसके अलावा हाउस लिस्टिंग और हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करेंगे, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे काम करेगा। इस एप्लीकेशन से आप अपना डेटा खुद ही अपडेट कर सकते हैं। ये जानकारी किसने दी है? हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, नाम है अनुराग रस्तोगी जी, उन्होंने दी है। जनगणना का संचालन या निदेशक कौन है हरियाणा में? उनका नाम है ललित जैन है। टोटल 50,000 से ज्यादा गणना कर्मी होंगे और 8,000 से ज्यादा उनके इन्विजिलेटर होंगे। और कुल जो ग्रामीण और शहरी चार्ज होंगे वो 203 होगा। और इसके साथ साथ मानदेय 25,000 रुपये दोनों चरणों के सफल समापन पे दिए जाएंगे। फिट इंडिया ग्राम उत्सव का आयोजन 21 फरवरी 2026 को कहाँ पे किया जाएगा? फिट इंडिया ग्राम उत्सव का आयोजन किया जाएगा, गांव है एक गुम्ड, और गांव गुमट जो है ये गन्नौर में पड़ता है, सोनीपत के अंदर। इस गांव गुमट के स्टेडियम में किया जाएगा। इसका आयोजन होगा 21 फरवरी 2026 को होगा। गन्नौर सोनीपत के अंदर पड़ता है, वहां पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई और सोनीपत पुलिस का संचालन होगा इसमें। इसका मेन टारगेट होगा कि ग्रामीण युवाओं को फिटनेस, खेल भावना और नशा मुक्ति जीवन शैली के प्रति जागरूक करना। सोनीपत पुलिस कमिश्नर का नाम है ममता सिंह, उन्हीं के ही नेतृत्व में किया जाएगा। थीम होगा इसका नशा छोड़ो फिटनेस जोड़ो। इस आधारित जो है ना नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा लोगों को साइबर अपराध के प्रति सचेत किया जाएगा। और इसके अलावा ये तो मैंने एप्लीकेशन के बारे में बता ही दिया है कि अनुराग रस्तोगी जी ने कहा था कि ये एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा, ताकि दूर दराज और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में जनगणना का काम बाधित ना हो। जैसे अभी एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था ना, कि जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली अपना डेटा खुद ही अपडेट कर सकते हैं, उसका नाम है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशनल। तो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेगा। फिट इंडिया उत्सव जो है ना, ऐसे इसका पूरा खैर लिस्ट है, तो अगर आपको याद करने का नीड नहीं। हाँ, अगर आप इस एरिया से हो और अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आप इसमें जा सकते हो। अब भारत अमेरिका व्यापार समझौते का कृषि क्षेत्र के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो बच्चे एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसका ठीक आंसर रहेगा आपका किसानों के हित की रक्षा करने के लिए द्विपक्षीय लाभ सुनिश्चित करना, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट वाइल इंश्योरिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। और एक सवाल इस टाइप का भी बन सकता है इसी में से ही, कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है इसका मेन प्रभाव क्या पड़ा है? तो भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना और साझा आर्थिक विकास को बढ़ाना, यानी कि टू एक्सपेंड मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स एंड प्रमोट शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता है, इसमें भारतीय अनाज को पूरा संरक्षण मिलेगा। जैसे कि भारतीय अनाज अमेरिका के लिए कौन कौन से जाते हैं,
तो हरियाणा से जाते हैं स्पेशली गेहूं, मतलब हरियाणा और भारत दोनों से ही पूरा मिला के चलिएगा, गेहूं और चावल जाते हैं, मेनली बासमती चावल जाते हैं हरियाणा से। तो कोपरा जाता है, सामक जाता है, कोदो जाता है, बाजरा हो गया, कांगनी हो गया, ओट्स हो गए, मैदा भी जाता है, आटा भी जाता है, गेहूं का, मक्का का, चावल, बाजरा, इन सब का। छिलका रहित अनाज जाते हैं, ज्वार, जौ, चावल, मक्का, और इसके अलावा जो ना अमरंत हो गया, रागी हो गया, ये सब जाते हैं भारतीय अनाज जो अमेरिका के लिए। भारत और अमेरिका व्यापार समझौता में भारतीय दुग्ध उत्पादकों के लिए भी बहुत संरक्षण है, जिसमें से दुग्ध सिंपल ही हो गया, मिल्क जो है उसका पाउडर बना के भेजा जाता है, क्रीम भेजी जाती है, योगर्ट भेजा जाता है, बटर है, मक्खन है, घी है, चीज भेजा जाता है, बटर ऑयल है, पनीर है, और इसके अलावा जो ना बहुत सारे ऐसे वे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी सेंड किए जाते हैं। इसके अलावा मसालों को भी पूर्ण संरक्षण मिला है। कौन कौन से मसाले जाते हैं भारत से अमेरिका की तरफ से? तो भारत के द्वारा भेजे जाते हैं अमेरिका को, काली मिर्च है, लौंग है, सूखी हरी मिर्च है, दालचीनी है, इसमें छाल फूल ये सब भेज देते हैं, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी। हल्दी के अलावा अजवाइन हो गया, मेथी है, इसके अलावा चक्रमर्द है, केसिया है, सरसों है, राई है, भूसी है, और भी कुछ पाउडर के रूप में भी भेज लेते हैं। चाय में ब्लैक टी जाती है, और ब्लैक टी दार्जिलिंग की बहुत ही फेमस है। ग्रीन टी भी जाती है, और इसके अलावा टी बैग्स भी पहुंचाए जाते हैं। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील से आपको अभी ये सब बढ़ा रहा हूं, मैंने रिसेंट एक पढ़ाया भी था ना, पहले ये टैरिफ होता था 50% का, अब ये घट के हो गया 18% का हो गया है। तो इसी वजह से इन सब चीजों को बेनिफिट मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक रबर हो गया है, इसके अलावा कुछ मशीनरी इक्विपमेंट है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, होम डेकोर के आपके इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए हैं, और बहुत सारे आपके पास में आर्टिसनल प्रोडक्ट्स हैं, ये इनको भी बेनिफिट मिलेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ शील्डेड टू। इसके साथ साथ अमेरिका और जो इंडिया है उसकी ट्रेड के अंदर जो टैरिफ्स है फॉर इंडियन गुड्स टू बी रिमूव्ड। तो इससे एक तो आपका जेनरिक परफ्यूम्स, सॉरी फार्मास्यूटिकल्स है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट पार्ट्स है, इसके अलावा जेम्स एंड डायमंड्स है। और इसके अलावा जो बूस्टिंग डिजिटल इंडिया में क्या फर्क पड़ेगा? तो डिजिटल इंडिया के अंदर जो है ना, आप लोग कम्युनिकेशन जो है, जैसे अमेरिका की कोई भी एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, कोई और आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको आप लोग इजीली और क्विकर एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा डेटा सेंटर्स है, वो बिग पुश मिलेगा डेटा सेंटर को सेटअप करने में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन है, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके साथ साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं, बेसिकली उनकी जो रिड्यूस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कहने का मतलब है बैंक विद द रिड्यूस कॉस्ट होगा कंज्यूमर्स के लिए। इसके साथ साथ जो है ना एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, उनका भी चेन ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगा। ओवरऑल भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, जो 18% हुआ है, इसमें मार्केट एक्सेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ है वो बढ़ेगी। इसके अलावा बिग विन टू एक्सपोर्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके अलावा जो कॉम्प्लेंसेस है टू काम डाउन, और बहुत सारे डिले होते हैं, आपके प्रोसीजरल डिलेज होते हैं वो कम हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो बढ़ जाएगी इसकी वजह से। और भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी में एआई इकोसिस्टम है वो ग्रो करेगा। इसके अलावा डेटा सेंटर्स है, इक्विपमेंट डेटा सेंटर के हैं, वो हमारे पास में इजीली पहुंच पाएंगे। डिजिटल ग्रोथ है, वो भी एक अच्छा जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की जॉब है वो भी हमें मिल पाएगी। इसके अलावा और भी बेनिफिट है ट्रेड डील के, और ट्रेड डील के बेनिफिट ये है कि जो ओवरऑल ये कहा जाए ना एमएसएमई इंटीग्रेटेड ग्लोबल वैल्यू चेन होती है, उसको बढ़ावा मिलेगा। छोटे और मझले उद्योग जो है ना उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो कॉस्ट कम होने की वजह से जो है ना गुड्स है हमारे, वो अमेरिका की मार्केट में सस्ते बिकेंगे, तो लोग ज्यादा खरीद पाएंगे वहां के। ठीक है। रावी और ब्यास, ठीक है ना, ये रावी है। रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और जल संसाधनों के न्याय संगत बंटवारे पर विचार करना। रावी और ब्यास नदियों के जो अधिशेष यानी कि सरप्लस पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में विवाद को सुलझाना, ये मेन ट्रिब्यूनल का काम है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी विचार विमर्श से जल संसाधनों का स्थायी प्रबंधन किया जाएगा। और हरियाणा का पक्ष है कि हरियाणा के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, जिसमें हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ में सिंचाई और के साथ साथ पीने के पानी को कमी को दूर करने के लिए ये ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 262 क्या कहता है कि अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटियों के जल संबंध से संबंधित ये आर्टिकल आता है, नदी और नदी घाटियों से संबंधित। और एक्ट है 1956 का, ये क्या कहता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, इसके तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है तब कभी दो राज्यों के बीच में अगर पानी से संबंधित कोई विवाद हो तो। इराडी ट्रिब्यूनल 1986 है, जस्टिस वी बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में बना था ये, इसने हरियाणा के जल हिस्से को बढ़ाने की सिफारिश की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एसवाईएल परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है, सतलुज यमुना लिंक नहर है जो रावी ब्यास का पानी हरियाणा लाने के लिए प्रस्तावित है फिलहाल। तो हरियाणा के लिए सतत जल प्रबंधन करवाना, यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल है उसको गिरने से बचाना और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास है ये। रबी की फसलों के लिए जैसे गेहूं सरसों जैसी फसल है इनके लिए पानी की उपलब्धता करवाना। पश्चिमी यमुना नहर है, उसमें रावी व्यास का पानी अगर इसी सिस्टम के माध्यम से हरियाणा के खेतों में पहुंचाया जाएगा तो लोगों को पानी की किल्लत है वो कम मिलेगी। इसके साथ साथ पानी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं एग्जाम में, जैसे एमएएफ लिखा होता है, एमएएफ का मतलब होता है मिलियन एकड़ फिट, इसका मतलब है जल विवादों में पानी की मात्रा हमेशा इसी में मेजर की जाती है, किस नदी का पानी कितना मिलियन एकड़ फिट है। एक रिपेरियन थ्योरी के बारे में बात करते हैं हमेशा, तो ये सिद्धांत ये होता है कि नदी के किनारे स्थित क्षेत्र का उसी पे ही प्राथमिक अधिकार है, मतलब जो नदी जहां से गुजर रही है उसी का अधिकार होगा उस नदी के ऊपर। तो पंजाब और हरियाणा के बीच में मेन विवाद यही है, पंजाब कहता है कि सतलुज हमारे राज्य से गुजर रही है तो इसका मतलब वो हमारा अधिकार है, हरियाणा क्या मांगता है इसमें। डार्क जोन क्या होते हैं, ये वो एरिया इलाके होते हैं जहां पे भूजल का लेवल जो है ना खतरनाक रूप से बहुत नीचे चला गया, एकदम से डाउन जा रहा है, तो डार्क जोन बन जाएंगे आपके, जिसमें या तो जमीन का पानी खारा हो जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा या पानी कम पड़ जाएगा। तो अभी रिसेंटली ये एक मीटिंग हुई थी आपकी जिसको आपको याद रखना है, रावी ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना इसे। हरियाणा पुलिस की किस महिला अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया है, तो नाम है मेनका सिंह, यमुनानगर जिले की हरियाणा पुलिस की डिप्टी इंस्पेक्टर है मेनका सिंह, इनको यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल 2025 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक गंभीर और संवेदनशील क्राइम केस में बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक और असरदार तरीके से जांच करने में कोर्ट को सबूत दिए थे। ऐसा ही सवाल है कि हरियाणा के किस जिले के सीआरपीएफ ऑफिसर दिनेश खटक को प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया है, तो ये जींद जिले के हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ऑफिसर दिनेश खटक को नेशनल सिक्योरिटी में उनकी शानदार सेवाओं के लिए यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल से सम्मानित किया है। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जीजेयू को कौन सी रैंक मिली है, तो जीजेयू को 23वीं रैंक मिली है इसमें। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीजेयू हिसार ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड मिनिमम रैंकिंग 2026 में तीनों सब्जेक्ट कैटेगरी, फिजिक्स साइंस, फिजिक्स के लिए के साथ साथ जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए और इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इन तीनों कैटेगरी में रैंक पाने वाली हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी बनी है ये। जीजेयू को लाइफ साइंस सब्जेक्ट कैटेगरी में भारत में पहला स्थान मिला है और 23वां स्थान मिला है दुनिया में 601 से 800 के बीच में दुनिया भर के अंदर। और इसके साथ अ, हरियाणा की ये पहली है और भारत के अंदर जो है ना इसको अभी मिला है 23वां स्थान मिला है। और फिजिकल साइंस में यूनिवर्सिटी में भारत में 37वां और दुनिया में 801 से 1000वां है। और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कैटेगरी में भारत में 46वां है और दुनिया भर में 801 से 1000 की रैंक में ही आता है। इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है और पहला सवाल मेरा आपसे यही पूछना है कि जीजेयू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, कौन से साल कौन सी तारीख में हुई थी, करंट में इस यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है। अभी रिसेंट ना, अगर आपने 2025 का करंट अफेयर मैराथन मेरा क्लास का देखा था, वो 10 साढ़े 10 की घंटे क्लास थी ना, उसमें मैंने जीजेयू के लिए अलग अलग रैंकिंग बताई थी। तो आज आपका काम है ये सर्च करके बताना कि जीजेयू को और कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा रैंक मिला था। तो आप मुझे वो पूरी लिस्ट बताएंगे और बाकी ये सवाल तो सिंपल आप बता ही सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया आप सभी को, राधे राधे प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अपना परिवार भी थोड़ा अच्छा होगा, बड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा, ये मेरा चैनल नहीं है आप सबका चैनल है, तो प्लीज थोड़ी मदद किया करें।